ऐसा क्या हुआ कि ये दो पद लेना पड़ गया, आपको सपा के टिकट पे चुनाव लड़ना पड़ गया? तो माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मुझसे ये बात कही कि यदि आप चुनाव जीतती हैं तो हम आपको पार्टी के सिंबल से 3 से 4 दिन में रिलीज कर देंगे। 3-4 दिन में रिलीज करने की बात थी, उन्होंने रिलीज नहीं किया, इसीलिए क्या 2024 में वो मोह भंग हो गया? अभी हाल में ही देखा गया कि विधानसभा सदन में आप रात तक धरने पे बैठी रही, तो क्या था पूरा मामला? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बिल्कुल ऊपर तक आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपका माइक बंद करा देना, अतुल प्रधान जी को उठा के बाहर मार्शल का ले जाना, अतुल प्रधान को उठा के बाहर कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं है कि सत्ता की हनक कुछ ज्यादा इस समय? भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है जो आप फंड मांगती हैं, जो काम कहती है, वो सही समय पे हो जाता है। क्योंकि हम सरकार का हिस्सा नहीं है, तो जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनका एक एडेड एज हम लोगों से ज्यादा होता है। अब तो सदन खत्म हो गया, अब आप अपनी आवाज को क्या सड़कों पे लेके आएंगी? जैसा जो मामला था, मामला तो वैसे ही है, आपने आवाज उठाई, वो आवाज दब भी गई। देखिए, आवाज दबी कहाँ है, अभी भी राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चा है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रजेश संग बतकही में। देश की जो सियासत है वो इस समय इस वक्त पिछड़ों के इर्द गिर्द घूम रही है। उत्तर प्रदेश में उन्हीं पिछड़ों की जो नुमाइंदगी है वो डॉक्टर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और अपना दल कामेरावादी पार्टी की नेता है। तो मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बतकही में। आपका जब परिचय हुआ तो दो बातों का जिक्र हुआ, समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल कामेरावादी पार्टी की नेता। ऐसा क्या हुआ कि ये दो पद लेना पड़ गया, आपको सपा के टिकट पे चुनाव लड़ना पड़ गया? देखिए, हमारे पिताजी के गुजरने के बाद वर्ष 2009 की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो माताजी के निर्देशानुसार हम पार्टी में काम करने शुरू किए और मेरी प्राथमिकता में हमेशा से ही संगठन और संगठन से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां रहीं। लगातार उन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हम आगे बढ़े और 2022 जब आता है तो हम जब गठबंधन की तरफ बढ़ रहे थे तो माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मुझसे ये बात कही कि चूंकि आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो मैं चाहता हूँ, मेरा ये निवेदन है कि आप सिराथू की सीट पर गठबंधन की कैंडिडेट बन करके वहाँ चुनाव लड़ने जाएं। और इसकी सबसे बड़ी रणनीति या उनकी सोच ये थी कि हम गठबंधन के जो साथी हैं और दोनों ही अपने और उनके जो कार्यकर्ता थे और समर्थक थे, उनके बीच में एक बड़ा संदेश देने में कामयाब हो पाते अगर मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ती, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत आग्रह था मुझसे। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि यदि आप चुनाव जीतती हैं तो हम आपको पार्टी के सिंबल से 3 से 4 दिन में रिलीज कर देंगे। उनका ये व्यक्तिगत जो आग्रह था, मुझसे रिक्वेस्ट थी, उसको मैंने माना, सिराथू का चुनाव लड़ा और आप सभी ने रिजल्ट देखा भी। तो इस प्रकार से मेरे परिचय के साथ ये दो आइडेंटिटी जुड़ जाती हैं। हमने जिस संदेश को देने का सोचा था वो संदेश हम लोगों के बीच में दे पाए और सिराथू का रिजल्ट आपके सामने है। जो वो 3-4 दिन में रिलीज करने की बात थी, उन्होंने रिलीज नहीं किया, इसीलिए क्या 2024 में वो मोह भंग हो गया? देखिए, 2022 का गठबंधन बहुत ही अच्छे से हुआ, बातचीत के साथ हुआ, हम दोनों की ही सहमति जो हमारे मुद्दे थे उनको लेकर के हुआ। लेकिन जिस प्रकार से जिन मर्यादाओं के साथ गठबंधन का निर्वहन होना चाहिए था और चलाया जाना चाहिए था ये गठबंधन, वैसा हुआ नहीं। और 2024 का जो गठबंधन था वो अगर हमारी तरफ से कभी भी नहीं खत्म हुआ, बल्कि खुद मुझे भी आप लोगों के माध्यम से ही पता चला, एंड एक्चुअली इट वाज रियली शॉकिंग कि हमारा गठबंधन नहीं है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो 2024 में ऐसा क्या हुआ कि आपको ओवैसी से गठबंधन करना पड़ा? देखिए, ओवैसी जी के साथ गठबंधन हमारा हुआ, थोड़ा समय बीत गया है, थोड़ा और समय बीतेगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि 2027 में और उसके आगे सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकल्प उभर करके आएगा वो हमारा होगा। ओबीसी, आप सोच रही ओबीसी तबके की
जो फेस है वो अब उभर जाएंगी, और वैसी साहब जिस वोट बैंक की राजनीति की बात अखिलेश यादव करते हैं उसमें सेंधमारी कर लेंगे। देखिए, सेंधमारी की बात नहीं है। हमने पहले भी बोला कि संगठन और मुद्दे ये बहुत हमारे लिए अहम रहे हैं और उन मुद्दों के आधार पर हम साथ में आए हैं। आपने मेरा परिचय देते वक्त भी कहा कि पिछड़ों की नुमाइंदगी, तो आपने मेरा कार्यकाल देखा है, आपने मुझे सुना है, आपने देखा होगा मैं हमेशा से ही जो एक बड़े समाज के मुद्दे हैं उनको लेकर के लड़ती रही हूँ। हमारे संगठन का ये बहुत दृढ़ मानना है कि इस देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए और इस मुद्दे को लेकर के मैंने स्वयं भी 2200 किलोमीटर पदयात्रा की है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए। अपने समाज के बीच में मैंने उठा है, बैठा है, खाया है और समझा है कि जब ये हो जाएगा उसके बाद ही इस देश में जो पिछड़ों के वास्तविक हक और अधिकार हैं उनके जाति के अनुपात में उनको मिल पाएंगे। पिछड़ों के अधिकार की बात हो रही है। अभी हाल में ही देखा गया कि विधानसभा सदन में आप रात तक धरने पे बैठी रहीं। आपने आरोप लगाया, आरोप प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल जी पे था। पारिवारिक संबंधों में नहीं जाएंगे, लेकिन आरोप था, और आरोप इतना बड़ा कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर की एक शोर हमें दिल्ली से सुनाई दे रही है, उसी शोर का उपशब्द कहा जाए तो विधानसभा लखनऊ से भी था, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से, कि उनका हक मारा गया है। तो क्या था पूरा मामला? आखिर क्यों बैठना पड़ गया एक विधायिका को बाहर, कि अंदर आवाज ही नहीं उनकी सुनी जा रही है? देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बिल्कुल ऊपर तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और ये बात सिर्फ उनके एक विभाग की नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके लगभग हर विभाग की बात हम कर लें। हर विभाग में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भयंकर कमीशनखोरी है और हर प्रकार से जो संवैधानिक नियम और कानून हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसी का एक जो प्रत्यक्ष उदाहरण है वो है जिस घोटाले की बात मैंने करी, और मैंने उस घोटाले की बात इसलिए करी क्योंकि बड़ी ही चालाकी से उस भ्रष्टाचार और उस घोटाले में जिन योग्य लोगों को जो AICTE के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उस पद पर आसीन होते, चयनित होते, उनके अवसर और उनके भविष्य की लेकर के सौदेबाजी हो गई। तो मैंने ये सवाल उठाया और मैंने सीधे माननीय योगी जी पर यह प्रश्न किया और उनके ऊपर यह आरोप लगाया, क्योंकि इस प्रदेश की जो सत्ता है दोबारा पिछड़ों ने जो दी है वो गोरक्षपीठ के 2 महामंडलेश्वर हैं और इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी के नाम पर दी है। तो जब सरकार पिछड़ों के नाम पर बन रही है तो अगर उनके योग्य जो शिक्षक बन सकते थे, जो उन पॉलिटेक्निक्स में पढ़ने वाले 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो जवाब आप किससे मांगेंगे? इस सूबे के मुख्यमंत्री से। नहीं। देखिए, मैंने अपना काम किया है और मैं तो यही कहूंगी, आप सबने देखा भी होगा कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की पूरी जमात को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जमात थी वो सब एक साथ आ गई। चाहे आप विधानसभा अध्यक्ष को ले लें, चाहे मंत्री को ले लें, चाहे संतरी को ले लें। मेरा सवाल था और नैतिकता के आधार पर जवाब देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए था। अभी तो जवाब मिला नहीं, मामला ठंडे बस्ते में चला गया, तो फिर आगे? देखिए, मामला ठंडे बस्ते में तो नहीं गया है, उसकी सुगबुगाहट तो बहुत तेज है और निसंदेह कुछ लोग सामने आकर कह भी रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे, तो हमें इस्तीफा चाहिए ही नहीं। एक और आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा, आशीष पटेल जी ने पोस्ट लिख के कहा कि पलटवी जी का जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में है। साथ ही साथ सूचना पे भी आरोप लगा दिया। देखिए, ना मैंने इस्तीफे की बात की है, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि जांच करवाइए और न्याय करिए। और न्याय ये कहता है कि जो ये नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई है, प्रमोशंस हुए हैं, ये लिस्ट आप अविलंब कैंसिल करिए और AICTE के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए नया एडवर्टीजमेंट दे करके जो लोग योग्य हैं और AICTE की अर्हताएं पूरी करते हैं उनको आप प्लेसमेंट दीजिए, और जो लोग भी ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ आप आपराधिक मामले दर्ज करवाइए। और सबसे बड़ी बात है, हमारी खुशकिस्मती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लखनऊ में ही रहते हैं, तो वो स्वतः इसका संज्ञान लें। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करती हूँ, मेरी प्ली है ये कि माननीय न्यायाधीश जो है इसका संज्ञान लें और
कठोर से कठोर कार्रवाई करें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और माननीय मंत्रिपरिषद की जो अनुमोदन है, जो ऑर्डर्स हैं, उसकी अवहेलना हुई है। तो आपको कहीं ना कहीं एक नजीर तो खड़ी करनी होगी ना, कि यू कैन नॉट टेक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर ग्रांटेड। नजीर तो खड़ी होगी या वक्त बताएगा, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आशीष पटेल जी आरोप लगाते, पोस्ट करते हैं कि पल्लवी पटेल जी जो बोल रही हैं वो नहीं बोल रही, रिमोट किसी और के हाथ में है। साथ ही साथ वो सूचना पे भी आरोप लगा रहे हैं, सूचना में नाम लेके उन्होंने पूरा एक लंबा पोस्ट लिखा। तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ऐसा है, इतने घटिया स्तर की राजनीति मैं नहीं करती। जो सवाल डीएम से पूछा जाना चाहिए वो डीएम से ही पूछा जाता है, संतरी से नहीं पूछा जाता। और मैंने अपना सवाल जो है सूबे के मुख्यमंत्री से पूछा है। मैं गलत हूं या सही हूं, ये किनारे कर दीजिए। जो आरोप है वो गलत है या सही है, आप इस बात को बताइए। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश के नौजवान और सबसे पहले जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके साथ न्याय करिए। एक क्रोनोलॉजी का जिक्र और हो रहा है कि चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद आप 2 बार योगी आदित्यनाथ जी से मिल ले, और इसी बीच में अनुप्रिया जी ने आरक्षण को लेके ही पत्र लिख दिया। एक तरफ आरक्षण की वो बात कर रही हैं और योगी सरकार पे सवाल कर रही थी, और आपने भी सवाल किया, लेकिन उन्हीं से सवाल कर लिया कि आरक्षण की आप बात कर रही हैं लेकिन गलती तो आप ही के मंत्री कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो मेरा विषय नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि ये विषय मेरे सामने आया और ये लोगों के भविष्य और उनके अवसरों से जुड़ा हुआ सवाल था। इसलिए जितनी भी सत्यता के साथ, जितनी भी प्रमाणों के साथ इसको मैं सदन में रख सकती थी, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रख सकती थी, मैंने इस सवाल को उठाने का काम किया। अब बाकी द बॉल इज इन देयर कोर्ट, दे हैव टू टेक अप दिस टास्क। लेकिन जिस प्रकार से सदन में पिछड़े समाज के एक विधायक को बोलने नहीं दिया गया, इस मुद्दे को उठाने नहीं दिया गया, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो मैंने आरोप लगाया भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने का, वो तो उन्होंने अपने इस चाल चरित्र और चेहरे से उसको सत्य सिद्ध कर दिया। विधायिका को, एक विधायक को अगर सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, सदन की कार्रवाई भी कम समय के लिए रखा जा रहा है, तो एक आम जन अपनी बात कैसे बोल पा रहा होगा इस समाज में? आप कैसे देखती हैं इस बात को? भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है, और उनका चाल चरित्र चेहरा जो है वो कम समय के लिए सदन चला करके और एकदम से उसको डिस्कार्ड करके उन्होंने साबित कर दिया कि सदन स्थगित होता है। कम समय में चलाना ये भी कारण था क्या कि आप आरोप लगा रही थी? देखिए, आरोप तो बहुत से थे और उसका एक कारण सदन को स्थगित करने के लिए ये था कि कोई भी पिछड़े समाज का व्यक्ति पिछड़ों की बात ना कर पाए जिनके नाम पे आप सरकार चला रहे हैं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की बात ना होने पाए। आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान जैसा एक ग्रंथ हमको दे के गए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर किसी प्रकार का आंदोलन ना हो। ये तमाम बिंदु थे जहाँ पर सरकार बैकफुट पे थी और उसका सॉल्यूशन उनको सिर्फ ये नजर आया कि बिना किसी कारण के आप सदन को स्थगित कर दीजिए अनिश्चित काल के लिए। वही मैं कह रहा हूँ कि एक मतलब विधायक अपनी बात अगर नहीं रख पा रहा तो इस प्रदेश में आम जन रख पा रहा होगा? आप अपने विधानसभा क्षेत्र में देख पाती हैं? देखिए, हम लोग अपने सवाल नहीं रख पाए, हमको बोलने नहीं दिया गया, हमको मार्शल के बहाने से बाहर फिकवा दिया गया या माइक बंद कर दिया गया, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और बहुत अच्छी बात है कि अब पूरे सदन की कार्यवाही लाइव है, तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है, 25 करोड़ जनता, वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से देख पाई कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। और देखिए, अभी इनका दिमाग सतर नहीं हुआ है। इन्होंने 2024 तक जो किया, तो 2024 में इनके लोगों की जो कृतियां रही हैं उसकी वजह से ये सड़क पे आते आते बचे हैं। यहाँ तक कि जिनके नाम पे ये चुनाव लड़ रहे थे, माननीय मोदी जी, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी बेच के खा गए। अभी दिमाग के स्क्रू अभी टाइट नहीं हुए। तो अब आप देखेंगे कि अगर इन कृतियों पर इन्होंने लगाम नहीं लगाई और इसी प्रकार से इनके एक के बाद एक घोटाले अगर पब्लिक के सामने, इस प्रदेश की जनता के सामने खुलते गए, तो 2027 का जो डगर होगी इनके लिए सत्ता की, बहुत कठिन हो जाएगी।
यही उत्तर प्रदेश की जनता जिन्होंने फूल माला से इनको लादा है, वही इनको गलियों में घसीट घसीट के अपने सवालों पे जवाब मांग रही होगी। अगर देखा जाए 7 साल प्रदेश सरकार का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी के पास है। 7 साल में जो आपने आरोप लगाया, ऐसा आरोप साक्ष्य के साथ पहली बार कि लगा होगा सरकार पे। ऐसे में सरकार को भी खुल के आके बात करनी चाहिए थी कि क्या है। जिस छवि की बात होती है, साफ सुथरी छवि है, भ्रष्टाचार नहीं है, खुल के बात होनी चाहिए थी। लेकिन अगर देखा जाए आपका माइक बंद करा देना, अतुल प्रधान जी को उठा के बाहर मार्शल का ले जाना, कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं है कि सत्ता की हनक कुछ ज्यादा है इस समय? सत्ता की हनक ज़्यादा है या नहीं है, सत्ता तो अपने आप में ही बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। वो जो इस प्रदेश की जनता की ताकत है, जो संविधान के संबत उनको एक वोट की ताकत मिली है, उसको भूल रहे हैं। और उसका जीता जागता जो सबूत है वो 2024 में उनको मिला। कहाँ भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही थी और वो एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ नीचे आ गई है। तभी मैंने कहा कि अगर इनके नट स्क्रू अभी भी टाइट नहीं हुए तो 27 इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सत्ता पे लगातार आप कहती हैं कि सत्ता पे आरोप लगाती हैं, लेकिन एक आपके पक्ष में एक वोट ये भी जाता है, अंदर खाने चर्चा होती है कि 2022 विधानसभा चुनाव जब जीती तो उसमें सत्ता का भी आपके साथ साथ था। इसको आप कैसे देखती हैं? आपने भी ये सुना ही होगा। देखिए 2022 का चुनाव था, जैसा कि मैंने बोला कि मैं जब अखिलेश जी का मुझसे व्यक्तिगत आग्रह था मैं सिराथू चुनाव लड़ने गई। निसंदेह मैं इस बात को हमेशा ही मानती हूँ कि सिराथू की जनता ने मुझे अपनी पलकों पे बैठाया, बहुत सम्मान दिया। और केशव जी को व्यक्तिगत तौर पे मैं मानती हूँ और मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि उनको जितने वोट मिल गए हैं, उनके और उनके परिवार के जो कृत्य थे सिराथू में, उसके अनुरूप तो उनका बोनस मिल गया है। उनको ज्यादा वोट मिल गया, बहुत ज्यादा वोट मिल गए, उम्मीद से बहुत ज्यादा। और वो सिर्फ इसलिए मिल पाए क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का उपयोग कर पाए, वरना जनता का जो मैंडेट होता वो इतना होता कि उनकी राजनीति 0 पे नहीं -10 पे चली गई होती। लेकिन उसके बाद भी जो जनादेश मिला, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उस जनादेश का माहौल बनाते हुए एक हारे हुए व्यक्ति को डिप्टी सीएम पद पे बैठा दिया। उम्मीद थी उस समय के तत्कालीन डिप्टी सीएम को आप चुनाव में हरा देंगे जब चुनाव चल रहा था। मैंने आपसे कहा कि मेरी जो उम्मीद थी उससे तो बहुत ज्यादा वोट मिल गए। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि सिराथू में कदम रखने के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि कृत्यों के आधार पर ये जमानत बचा ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब ये हो गया कि आप हमने 2022 की बात कर ले, थोड़ा परिवार की तरफ आते हैं। अभी तक हम दर्शकों को चूंकि पता ही है, लेकिन एक बार बताना औपचारिकता है कि जिस पे आप लगातार आरोप लगा रही हैं वो संबंध में एक तरीके से जीजा ही लगेंगे। ऐसा क्या हुआ कि परिवार में अलग होने की नौबत आ गई? आप अलग पार्टी में, अपना दल एस लेके वो, आप अपना दल कमेराबादी लेके आप, तो ऐसा क्या हो गया कि अलग होने की नौबत आई? देखिए 2009 में हमारे पिताजी के जाने के बाद पार्टी का नेतृत्व माताजी के हाथ में आया और उन्होंने हम दोनों ही बहनों को पार्टी का सदस्य बनाया और जिम्मेदारी सौंपी। वरना उससे पहले तक, 2009 के पहले तक तो मैं हैदराबाद में अपने रिसर्च में इन्वॉल्व थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपना करियर था उसको छोड़ा और मैंने पार्टी के संगठन की बागडोर हम लोगों ने अपने हाथ में ली। हम लोग काम करते रहे और धीमे धीमे एक के बाद एक इश्यूज अपने आप पॉपअप होते चले गए। और विशेष रूप से जितने भी इशू अपने आप निकल के आ रहे थे, उसमें ज़्यादातर अनुप्रिया जी के हस्बैंड की बहुत बड़ी भूमिका रही जी। और एक लेवल वो आ गया, इंतहा तब हो गई जब पार्टी फंड का जो पैसा रहा वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। जब माताजी के संज्ञान में ये बात आती है तो उन्होंने इस पे घोर ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फंड है और ये पार्टी से जुड़े हुए लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का विश्वास है जिस पे आघात किया गया है, धोखा दिया गया है। तो जब इस पे ऑब्जेक्शन हुआ तो उसके बाद माताजी के साथ अमर्यादित बर्ताव किया गया, पार्टी के बहुत से सीनियर लीडर्स के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। अंततः माताजी ने संगठन को सर्वोपरि रखते हुए इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये तमाम कृत्य थे
जिसकी वजह से ये इनको पार्टी से निष्कासित किया गया। और ये तमाम क्रिया होते होते 2014 आ जाता है, और चूंकि तब तक ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली लॉबी है वहां नजदीक हो जाता है, वहां ये नजदीक हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है? वही है जो उत्तर प्रदेश में हमारे साथ हुआ, जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, जो बिहार में किसी और पार्टी के साथ हुआ। तो दिस इज हाउ वी डिवाइडेड एंड नाउ वी आर वर्किंग। मतलब आप ऐसे मानते हैं कि 2014 में दिल्ली पहुंचने में थोड़ी देर हो गई? नहीं, मुझे लगा 2014 तक आते आते ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली लॉबी है उससे कुछ ज्यादा क्लोज हो गए। मतलब तो आपको पहुंचने में देर हो गई? जी जी, हमने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने आपसे कहा कि मेरी प्रायोरिटी और मेरा ध्यान पूरा पूरा संगठन और विचारधारा पे था। 2014 में आप दिल्ली नहीं पहुंच पाए, उसका एक परिणाम ये हुआ कि आज के दौर में उनके पास विधायकों की संख्या है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, एक प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और एक मतलब जिस तबके की आप नुमाइंदगी करती हैं वो तबका भी उनको अपना लीडर मान रहा है। अभी देखिए कुछ दिन पहले चित्रकूट में कार्यक्रम था, देवरिया में कार्यक्रम था, अब एक फेस बन के, लेकिन भागीदारी आपकी भी है। तो कैसे लगता है इस समय कुछ जो पटेल समुदाय है वो कुछ ज़्यादा उन पर विश्वास कर रहा है? देखिए, जब अलग हो गए रास्ते तो उसके बाद 2022 आते आते बहुत लंबा संघर्ष रहा हमारा, और अंततः 2022 में एक पार्टी के रूप में हम स्थापित हो पाए। और जिस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी का अकेले का वोट बैंक है, लेकिन हाँ, जो पिक्चर में नजर आ रहा है, वो पिक्चर में जो नजर आ रहा है वो सत्ता और उसकी शक्ति का है। और मेरा ये मानना है कि आपने कहा कि एक हिस्से की नुमाइंदगी तो आप भी कर रही हैं, तो 2027 आने दीजिए, आपको दिखेगा कि अभी आप कह रहे हैं कुछ हिस्से, जब मैं दोबारा आपके साथ बैठूंगी तो आप मुझसे बोलेंगे एक बड़े हिस्से की नुमाइंदगी आप कर रही हैं। अगर ऐसे देखिए बीजेपी मतलब 2027 का चुनाव होगा उसमें गठबंधन बहुत जरूरी होगा। बीजेपी जो एनडीए है वो अपना गठबंधन जो उनके साथ के लोग हैं उनको किसी तरह वो समेट के बांध के, जैसे देख लीजिए सदन नहीं चलने दिया, आपने आरोप लगाया, उन्होंने सहयोगी पार्टी के मंत्री पे, मतलब जो भी सहयोगी पार्टी के विधायक हैं मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने बात नहीं पूरी होने दी, अपनों को इस तरीके से प्रोटेस्ट किया। लेकिन एक दूसरे तरफ इंडी गठबंधन को देख लीजिए, इंडिया गठबंधन को देख लीजिए, सब बिखरे हैं, चाहे वो केंद्र की बात देख लीजिए चाहे यूपी में देख लीजिए। राजभर साहब यहाँ थे, चले गए उधर जाके बैठ गए, आप भी पहले साथ थी, आप भी अलग हो गई, ये यहाँ की बात है, और वहाँ पे भी सब वैसा ही है, लोकसभा या विधानसभा। देखिए, 2027 की जब लड़ाई की तरफ हम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत से ऐसे चीज़ें होंगी जिनसे पर्दा उठ चुका होगा। शुरुआत हो चुकी है इस सदन से, उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों के सामने से बहुत से पर्दे उठेंगे, और जो वास्तु स्थिति है उत्तर प्रदेश की वो तमाम चीज़ें उनके सामने आएंगी। और बहुत जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जो तमाम चीज़ों को लेकर के दोबारा नेतृत्व गोरक्षपीठ के महामंडलेश्वर माननीय योगी जी को मिला था, 2027 में उस पैमाने पर दोबारा उतरना उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि चाहे तबका कोई भी हो, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। युवा वर्ग है तो उसके लिए नौकरियां नहीं हैं, और अगर नौकरियां हैं तो उनके ऑप्शंस, अवसर लूटे जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हर एक व्यक्ति भयभीत बैठा है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन पे पर्दा उठ रहा है, और 27 की लड़ाई जो है मुद्दा आधारित होगी पुनः। इस बार संविधान का मुद्दा उठा था तो पूरा कमेरा समाज एक साथ हो गया था। ऐसी ही तमाम चीज़ें, हमारे अवसर, हमारी रोज़ी, हमारी रोटी, हमारी दवाई, हमारी पढ़ाई को लेकर के पुनः आपके सामने आएंगे, और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ विपक्ष के रूप में। प्रदेश सरकार कह रही है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब सही है, कहीं कोई कमी ही नहीं है। देखिए, अगर स्वास्थ्य सही होता तो बुंदेलखंड झांसी जो हॉस्पिटल में जो हुआ वो नहीं हुआ होता। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं, सब विपक्ष का आरोप है। नहीं, विपक्ष का आरोप कहाँ है, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहे हैं, आप लोग खुद भी कवर कर रहे हैं, हम कहाँ आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है सब विपक्ष का आरोप है जी। तभी तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी में अंतर रहता है। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। छापामार मंत्री जो हैं वो हर अस्पताल में छापा मार रहे हैं, लेकिन मैं दूर क्यों जाऊं, मैं स्वयं अपने क्षेत्र की बात कर लेती हूँ, सिराथू की।
उसी जो ट्रॉमा सेंटर वेल इक्विप्ड होना चाहिए और हर इमरजेंसी में मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, मेरे क्षेत्र का जो ट्रॉमा सेंटर है वो उसको मुझे विधायक बने हुए 3 साल हो रहे हैं, अभी तक उसमें सही तरीके से इलाज भी शुरू नहीं हुआ है। एंड टू सरप्राइज वो बिल्डिंग इस कदर बनी हुई है कि अगर वहाँ पर खुद मेडिकल स्टाफ बैठा है तो उनकी जान और माल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों ने ही कुछ दिन पहले कवर किया था कि पूरे ट्रॉमा सेंटर की छत वहाँ के स्टाफ पे गिर जाती है। तो पेशेंट्स की बात आप क्या करें, वहाँ पर वर्किंग स्टाफ भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा तो इस प्रदेश में कहा जाए तो भ्रष्टाचार नहीं है, आरोप लगता है तो फिर बात ही अलग है, सब राम राज्य चल रहा है। लेकिन देखिए इस सरकार को कैसे नियंत्रण किया जाता है, ये एक तरीके से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कवरेज बंद कर दीजिए, बोलने ना दिया जाए। आप जहाँ से आती हैं, आपका जहाँ पे बहुत एक अच्छा आबादी आपकी है मिर्ज़ापुर, वहाँ पे एक स्कूल का प्रकरण एक पत्रकार महोदय दिखाते हैं, उनको इस बात पे FIR कर दिया जाता है कि आप प्रिंट मीडिया के होके वीडियो कैसे बना लेते हैं। तो क्या ऐसे ही आप देख पाती है, ऐसे ही सरकार चल रही है? देखिए सरकार जो है वो अनकंट्रोलेबल ना हो जाए, निरंकुश ना हो जाए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक बहुत स्ट्रांग विपक्ष की होती है। इस सदन ने, विपक्ष ने भले ही अलग अलग हो करके लेकिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास किया, और सरकार में जो है वो पूरी जमात इकट्ठी हो गई और इस बात पे आ गई कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम अपना पर्दा नहीं उठने देंगे। अंदर उनके भी 36 और 72 के आंकड़े हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को दबाते हुए उन्होंने इस बात को फोकस रखा कि पब्लिक के सामने हमारी रियल इमेज नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो मुद्दे उठे, अब यहाँ की जनता भी इतनी सजग हो चुकी है कि वो उन मुद्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से, विशेष रूप से आप लोग का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि वो तमाम चीज़ें आज सोशल मीडिया पे हैं, पब्लिक उसको पढ़ रही है, समझ रही है, बोले भले ना, लेकिन जब उसको अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का मौका आता है तो वो निरंकुश सरकार के विरोध में उसका इस्तेमाल करती ज़रूर है। आप विधायक हैं, चूँकि आपका जो फंड होता है वो इस समय बीजेपी के हाथ में है, तो क्या जो आप फंड मांगती हैं, जो काम कहती हैं, वो सही समय पे हो जाता है? जो रोड आप बनाना चाहें, जो विकास आप करना चाहते हैं, जो अपनी निधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं, निधि रिलीज होने में कोई दिक्कत, कि उसके लिए भी बहुत आपाधापी करना पड़ता है? देखिए, विधायक निधि तो सभी के लिए प्रॉपरली रिलीज होती है, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम सरकार का हिस्सा नहीं हैं, तो जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनका एक एडेड एज हम लोगों से ज़्यादा होता है। हम चाह करके भी उतना विकास अपने क्षेत्रों में नहीं करवा पाते जितना सत्ता पक्ष के लोगों को एक एडेड बेनिफिट मिलता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कम से कम अपने क्षेत्र की जनता के साथ उनकी हर मुश्किल में खड़ा रहना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे लगातार प्रयास ये रहे हैं कि अपने क्षेत्र की जनता, और बल्कि उत्तर प्रदेश पूरा मेरा परिवार है, तो वहाँ हर कोने से जो भी एक मुद्दा मेरे सामने आए, मैं उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणों के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ सरकार के सामने रखूं और जवाब जनता की तरफ से मांगूं। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है और लगातार जब तक मेरे पास जनता का साथ है और मैं सदन का हिस्सा हूं, वो आवाज़ मैं उठाती रहूंगी। सत्ता पक्ष के ही विधायक ये आरोप लगाते हैं कि थाने चौकी में, तहसील में उनकी बात नहीं सुनी जाती, वो किसी की पैरवी करते हैं, तो मतलब जो थानेदार है, कोतवाली प्रभारी, वो उनकी बात नहीं सुनता, वेटेज नहीं देता। तो ऐसे में तो आप तो विपक्ष की हैं, तो आप कभी किसी की पैरवी करती हैं कि भाई किसी पे FIR करवाना है, किसी की बात सुननी है, तो सुनी जाती है? देखिए, कभी कभी सुनी जाती है, कभी कभी नहीं भी सुनी जाती। हालांकि ना सुनने वाले प्रकरण मेरे साथ बहुत कम रहे हैं पर्सनली। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार है, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासन है, वो कम्प्लीटली निरंकुश है। उसके दिल और दिमाग से मुख्यमंत्री का जो डर है, सरकार का जो डर है, वो बिल्कुल हट चुका है। इसका क्या कारण समझ पाती हैं? इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं सरकार माननीय योगी जी की ज़रूर है, लेकिन जो कंट्रोल बटन है वो दिल्ली से संचालित हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि जब बॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, जब आपका आंसर करने के सेंटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर 30% जाता है, वहाँ 70% जाता है, या यहाँ पर और वहाँ के 30% 70% को मिला के 100% रिप्लाई तो जा रहे हैं,
लेकिन कसौटी पे खरा कौन सा है इसका आंकलन नहीं किया जा सकता। मतलब कई लॉबी हो गई है और कोई किसी लॉबी के साथ चिपक गया है अपने आप को। Too many HODs are working. The principal is completely unaware what is happening. अच्छा, ये भी है, 2 बार आप 2024 के बाद योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर चुके हैं, तो इसकी भी संभावना है कि 2027 में योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश में आप भी सहयोगी रहेंगे, मंच पे रहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, नीति है, रीति है, उसके साथ हम कहीं से भी खप नहीं पाएंगे। और हम जो मानते हैं, हमारी जो विचारधारा है, हक और अधिकार की बात करना, जातिवार जनगणना की बात करना, सही तरीके से ऊपर से लेकर आरक्षण लागू हो और इस देश का पिछड़ा, दलित, मुसलमान जो है मुख्य धारा में आकर के अपने बच्चों का विकसित भविष्य देखे, ये तमाम जो बिंदु हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में कहीं पर भी नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आता किस चश्मे से आप 2027 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ देखते हैं, क्योंकि मैं तो अपना किरदार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सामने ही देखती हूँ। ये इसलिए सवाल क्योंकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, ओवैसी जी वहाँ पे लड़े और सपा भी वहाँ पे लड़ी, तो जहाँ पे वोट कटे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है, जो भी आप चुनाव लड़ेंगी तो आप अपने अधिकार के, अपने भाग के वोट को ले जाएंगे। ऐसे में जो मजबूत विपक्ष है उसका वोट कटेगा, तो तुरंत टैग लग जाता है जी ये तो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं, तो निस्संदेह जब चुनाव आएगा तो हम लड़ेंगे तो ज़रूर। वो बात अलग है कि हम 500 वोट पाते हैं 50,000, और जब भी किसी भी व्यक्ति को हमसे खतरा रहेगा तो एक लेबल तो हमारे ऊपर लगाएगा ही लगाएगा। 2024 में हमारे ऊपर लेबल लगा दिया गया कि ये पीडीएम वाले जो हैं ये बीजेपी की बी टीम है। उसके बाद जब हम 2024 के उपचुनाव लड़ते हैं तो वही लोग जो हमको पहले बीजेपी की बी टीम बोल रहे थे, अब हमको बोल रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी की बी टीम है, बीजेपी को हराने आ गए हैं। तो जब पब्लिक और हम पे आरोप लगाने वाले लोग खुद ही कंफ्यूज हैं, तो उस कंफ्यूजन में हम तो अपनी राजनीतिक पार्टी का भविष्य सत्यानाश करेंगे नहीं। चुनाव है तो हम उतरेंगे ही, अपने लोगों को अपनी बात तक पहुंचाने के लिए हम उतरेंगे। वो बात अलग है कि जनता जनादेश किसको देती है, किसको अपना वोट देती है, वो बात अलग है। लेकिन राजनीतिक पार्टी होने के नाम पर, होने के नाते चुनाव में उतरना हमारी जिम्मेदारी भी है। अब आते हैं उसी पे विधानसभा सत्र पे। विधानसभा सत्र के में आप रात तक धरने पे बैठी थी, सुरेश खन्ना साहब आए, उन्होंने आपको समझाया, आपको मनाया और आपने अपना अनशन खत्म किया। अनशन तो आपने खत्म कर दिया, तो क्या जिस बात का आप आवाज़ उठा रही थी, जिस बात के लिए आप आवाज़ उठा रही थी, वो आवाज़ हम वहीं तक कि इसके आगे क्या? देखिए, सुरेश खन्ना जी जैसे सीनियर अनुभवी व्यक्ति आते हैं, वो अपने आप में पूरी सरकार हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के प्रमुख सचिव आते हैं, मुझसे बात करते हैं और मुझे ये इंश्योर करते हैं कि जिस मुद्दे की आप बात कर रही हैं और जिसके लिए आप सदन में खड़े होकर चाहती हैं कि वो बात सुनी जाए और जवाब दिया जाए, वो कल सुनिश्चित होगा। मैंने उनका विश्वास किया, लेकिन दूसरे दिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि असल में भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित चेहरे के अनुसार काम कर रही है। पूरी लॉबी एक हो जाती है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठने दी जाती है। और जो प्रत्यक्ष रूप से हम पब्लिक के सामने चाहते थे आए, वो आया या नहीं आया, कितने प्रतिशत में आया, वो बात अलग है। लेकिन पब्लिक के सामने ये ज़रूर आ गया कि पिछड़ों की आवाज़ तो यहाँ नहीं उठने दी जाएगी। ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया कि संविधान की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों की असलियत उत्तर प्रदेश की जनता के सामने नहीं आने दी जाएगी। इसलिए या तो इनका माइक बंद कर दो या इनको बाहर निकल जाने को बोल दो, और अगर स्वतः नहीं निकलेंगे तो मार्शल की मदद से बाहर निकाल दो। तो वही मेरा सवाल का जवाब कि अब तो सदन खत्म हो गया, अब आप अपनी आवाज़ को क्या सड़कों पे लेके आएंगी? अब इस बात को कैसे उठाएंगे? अपने पिछड़े तबके की आवाज़ कैसे बनेंगी? क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो प्रमोशन हुए थे उसे रोक दिया गया कि नहीं अभी उस पर होगा, फिर से पुनः भर्ती होगी। तो जैसा जो मामला था, मामला तो वैसे ही है। आपने आवाज़ उठाई, वो आवाज़ दब भी गई। देखिए, आवाज़ दबी कहाँ है, अभी भी राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चा है और उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके विभाग और उनके सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो उस पर लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। और आपने कैसे कह दिया कि आवाज़ दब रही है? अभी तो तर्कश में बहुत से तीर हैं। अच्छा, इंतजार करिए, धीमे धीमे सब खुलेंगे। तो यानी अभी तो नागफास्ट चला है, अभी ब्रह्मास्त्र भी चलना बाकी है। अभी तो मैंने बोला तर्कश में बहुत से तीर हैं।
तो कोई तर्कस की एक तीर हमारे मंच पे भी आप चला के नहीं, देखिए, तीर अगर सही वक्त पर चले तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। अगले सदन तक का इंतजार किया जाए? नहीं, डेफिनेटली अगले सदन तक नहीं। हम्म। अगले सदन तक तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। अभी तो सिर्फ ये 2-3 दिन का, अभी सदन खत्म हुए 2 दिन हुए हैं। थोड़ा वक्त उनको भी दें कि आप अपना मोहरा कहाँ बैठाल रहे हैं। बाकी तो चेस की बाजी है, पूरी मजबूती से खेली जाएगी और एक एक बात जो कही जाएगी वो प्रमाण के साथ कही जाएगी। वैसे ही सरकार से कोई भी भिड़ने से बहुत डरता है। इन सरकारी तंत्र के पास बहुत तंत्र होते हैं। जी, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी ताकत दे करके, सम्मान दे करके जनता ने समाज और लोगों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ भेजा है। और ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, लेकिन हाँ, जिनके भविष्य के ऊपर तलवार लटकी हुई है। खुद नेता सदन ने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान यूपीएससी के चेयरमैन एक अयोग्य व्यक्ति बने और उससे आगे आने वाले बहुत लंबे समय तक के लिए लोगों के भविष्य खराब हो गए। तो वहाँ एक यूपीएससी का चेयरमैन सरकार में अगर अयोग्य हुआ था तो आपने बोल दिया कि बहुत लंबा भविष्य खराब हो गया। यहाँ तो अयोग्य, जो शैक्षणिक रूप से अयोग्य हैं, वो अगर पॉलिटेक्निक के एचओडी बन रहे हैं तो वहाँ पढ़ने वाले 1.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर एक यूपीएससी का अयोग्य चेयरमैन बनता है वो जुर्म था, तो ये भी तो जुर्म है। तो न्याय संगत तरीके से होना चाहिए। न्याय संगत तरीके से होना चाहिए और वही नहीं हो पा रहा है। तो इंतजार है कि अगला तर्कस से तीर कौन सा निकलेगा। और एक कहावत भी है ना कि सियासत दौर का बस यही फसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। तो आज बतकही चौक पे ब्रजेश सिंह बतकही में बतौर मेहमान थी डॉक्टर पल्लवी पटेल। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इंतजार कीजिएगा हमारे अगले वीडियो का। तब तक स्वस्थ रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।